बात करते हैं गति की। रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस की बात है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, स्पीड भी पता है। वो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, यानी जितनी विस्थापित होती वेलोसिटी और मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी में अंतर बता दे रहा हूँ। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। मान लेते हैं दोनों के बीच में 5-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर एक पर्सन है वो ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, तो उसने कितने किलोमीटर डिस्टेंस ए से बी तक चला गया वो, और फिर वो आधी दूरी तक लौट के आया। तो ये बताइए, अब मैं पूछूंगा डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप बोलोगे 5 एरिया ये वाला और आधा लौट के आया, 2.5 किलोमीटर उसने ये कवर किया, तो 2.5। तो डिस्टेंस इसके द्वारा कवर किया गया 7.5। अब यही कंडीशन अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति जाता है, ऐसे गया 5 किलोमीटर वापस लौट के आया, तो ये है 2.5। तो अब ये टोटल कितना, अब मैं ये कहूँ कि इसकी अगर स्पीड कितनी है तो आप, सॉरी डिस्टेंस कितना है तो आप पाओगे 7.5। लेकिन मैं कहूँ अगर, और ये जो इतने, ये जब गया था, ये गया था लगभग मान लेते हैं कि 1 घंटे में, और वापसी हुआ आधे घंटे में, तो 1 घंटे 30 मिनट इसको पूरा लगा 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। और वेलोसिटी में ये माना जाएगा कि आप आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था एक निश्चित समय में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 1.5 घंटा में आप कितना डिस्प्लेस हो पाए हो, 1.5 घंटे में आप सिर्फ 2.5 किलोमीटर डिस्प्लेस हो पाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका यही तो, इतने तो यहीं तक तो है। आपका फाइनल पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम ये कह सकते हैं जो स्पीड होता है वो स्पीड होता है कि मीटर एक, मतलब एक निश्चित समय में, यानी कि एक निश्चित टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको स्पीड बोलते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो होता है कि आपने उसी टाइम में कितना डिस्प्लेस हुए हैं आप, ये वेलोसिटी का उदाहरण है, ठीक है। तो वेलोसिटी है मतलब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक आप कितना ज़्यादा खिसक कर गए हैं, ये है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड, जब हम तीनों को यहाँ पे ऐड कर देते हैं ये हमें दिखता है। त्वरण का मतलब क्या है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर क्या है, मान लेते हैं कि एक वस्तु लगभग 5 घंटे उसने, मान लेते हैं उसने 10 सेकंड तक ट्रैवल करती है, और हर सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 10 पार्ट। इस 1 सेकंड में मान लेते हैं कि वो 2 किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवल कर रही है, अगले सेकंड में वो 3 किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवल कर रही है, अगले में 4 किलोमीटर में, फिर उसने अगले में 3 किलोमीटर में ट्रैवल किया है। तो सीरीज की बात ये होती है, तो एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेट का मतलब होता है और आपने कितना चेंज लाया है, ठीक है। कहते नहीं कि और एक्सीलरेट कर, जैसे आप एक्सीलरेटर पे पैर रखते हो तो स्पीड और बढ़ती है। तो कहने का मतलब यही है कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उसकी जो वेलोसिटी में चेंज होता है, वो वेलोसिटी हमें पता है क्या है, वेलोसिटी है मतलब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है वेलोसिटी। तो उसकी जो वेलोसिटी की दर में, दर का मतलब है पर सेकंड में जो चेंज होता है उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, और ये डिनोट किया जाता है किससे, ए से। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण ये देख लेना आप कि गैलीलियो ने कौन कौन से सूत्र दिए हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, और v मतलब फाइनल स्पीड, u इनिशियल स्पीड है, t मतलब टाइमिंग है, ठीक है। और n जो होता है, n में सेकंड होता है, याद है हमें। v स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। अब भाई याद हो पाए तो याद करना, मुझे होता नहीं है, तो उस बैकग्राउंड का भी नहीं हूँ, तो मैं ये छोड़ के ही जाता हूँ। विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन हमें पता है, एक समान गति और एक समान त्वरित गति, ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग नियत होगा। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यदि वस्तु एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही है तो भी एक समय ग्राफ भी सरल रेखा होता है। सर्कुलर मोशन जो गोल घूमती है, यूनिफॉर्म, जब भी कोई व्यक्ति सर्कुलर में घूमेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कहलाया जाता है, यानी कि सर्कुलर मोशन हमेशा यूनिफॉर्म में कंडीशन में होगा, तभी तो जाके एक सर्कल बनेगा। एंगुलर वेलोसिटी मतलब होता है कोणीय वेग, जब आप कोई व्यक्ति कोण में घूमता है, गोल घूमता है, तो उसमें जो भी एंगल बनता है उसको हम कोणीय वेग कहते हैं। चलिए, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये है एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी मिसाइल्स वगैरह होती हैं वो सब प्रोजेक्टाइल मोशन में काम करती हैं। सबसे हाईएस्ट इसकी स्पीड कहाँ पर होगी, यहाँ पर। तो जितना तेज़ी के साथ ये अपना इस इनिशियल पॉइंट से जितना तेज़ी के साथ छोड़ा जाएगा उतनी हाइट तक जाता है, बस इतना याद रखना। मैक्सिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये सब हमें याद करने की जरूरत है नहीं है। न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन क्या है, 1687 में अपनी पहली पुस्तक प्रिंसिपिया में उन्होंने प्रतिपादित किया था लॉ ऑफ मोशन। और पहला प्रथम लॉ में वही है जड़त्व का नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसके एग्जाम्पल जरा हम देखेंगे, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री का पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो तो मोशन में होते हैं, लेकिन उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो अभी स्टैटिक अवस्था में होता है। इस वजह से चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, वो भी बात सही है, क्योंकि ये जो पैर हैं वो तो चल रहे थे, लेकिन उसका जो धड़ था ऊपर वाला, जो टॉर्सो पार्ट था, वो स्टैटिक था, इस वजह से वो उसमें धक्का लगता है। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप मान लो ये कांच यहाँ से आप गोली मारना, तो वो छेद क्यों हो गया? क्योंकि आसपास का जो एरिया है वो तो स्टैटिक है, लेकिन फोर्स कहाँ पे लग रहा है? कांच पे लग रहा है। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर एक सिरे से ठोकते हैं, तो एक मतलब हत्था तो स्टेबल है, लेकिन जहाँ से आप ठोक रहे हो उस साइड से, तो एक स्टेबल होता है और एक मोशन में होता है। यदि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं, क्योंकि धूल के कण स्टैटिक अवस्था, जहाँ पर जिस एरिया पर उस पर वो डंडा पड़ता है वो कैसा हो जाता है? मोशन में, और बाकी का पूरा कंबल कहता रहता है स्टैटिक अवस्था में रहता है। यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और उस पर एक सिक्का रखें, तो होता क्या है कि पोस्ट कार्ड तो आगे की ओर और झटका दे दे। मतलब ये गिलास है जैसे मान लेते हैं, और इस पर हमने एक पोस्ट कार्ड रख दिया है, ठीक है, इस पर हमने एक कॉइन रखा है। अब पोस्ट कार्ड को अगर आप खींचोगे तो ये आप आगे की तरफ खींचोगे, लेकिन सिक्का यहीं पर रहेगा और ये जाके डायरेक्ट पानी में गिलास में गिरेगा, क्योंकि सिक्का तो स्टैटिक था। मूवमेंट कहाँ पे देखने को मिल रहा था? पोस्ट कार्ड। तो एक जगह पे मूवमेंट होता है, दूसरी चीज़ें क्या रहती हैं? स्टैटिक रहती हैं। यही है लॉ ऑफ इनर्शिया। पेड़ की टहनियों को हिलाने से पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूट कर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जो लटका हुआ फल होता है वो स्टैटिक अवस्था में होता है और पूरा टहनी हिल रही होती है। एक लॉन रोलर, यानी कि लॉन में रोल करने वाले जो रोलर होते हैं, लॉन मतलब गार्डन टाइप का, को गति में लाने या एक गतिशील लॉन रोलर को विराम में लाने से अधिक बल की जरूरत पड़ती है। जबकि एक सीधी सी बात है, कोई चीज़ अगर रुकी है तो अगर आप उसको रोलिंग करवाना है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, रोकना है तब भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसमें मोमेंटम होगा, ठीक है, तो उसमें मूव करती हुई चीज़ में आपको कम फोर्स लगाना होगा। बात करते हैं मोमेंटम की, तो मोमेंटम को सीधी सी बात ये समझो, मोमेंटम मतलब क्या है? मूविंग फोर्स है। मूविंग फोर्स ही मोमेंटम है। मोमेंटम से मूविंग की वर्ड याद रखना, या कोई भी वस्तु। अब सीधी सी बात यह है कि मान लेते हैं कि अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो इसमें कुछ ना कुछ, तो मोमेंटम उसको बोलते हैं कि एक ऐसा फोर्स है मोमेंटम जो वस्तुओं को मूव कराता है। तो ये कह सकते हैं फोर्स इन मोशन, यही मोमेंटम है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई चीज़ रुकी है तो क्या इसमें कोई मोमेंटम होगा? द आंसर सुनो। और कई बार हमें मैच में कमेंट्री में क्या सुनते हैं कि एक बार टीम ने मोमेंटम गेट किया है, दैट मीन्स एक बार वो स्टार्ट हो गई चलनी, अब उसका मोमेंटम मेंटेन रहेगा, अब चीज़ें चलती जाएंगी, यही मोमेंटम है, ठीक है। अब मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से। पी इक्वल टू होता है एम इंटू बी। भाई मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा? मास का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मैटर्स, है ना, मैटर्स का जो नंबर है वही तो मास है। मान लेते हैं इसका मास है 50 है, और इसका जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं कितना है? वेलोसिटी मान लेते हैं कि 5 है। तो ये कितना हो गया? 50 25 सॉरी 25 250। अब ये मास का वैल्यू केजी होता है और वेलोसिटी पर मीटर सेकंड, तो इसका मोमेंटम कितना हुआ? 250 केजी पर मीटर सेकंड। ये है आपका मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम मतलब है मास इंटू वेलोसिटी, और इसी तरीके से ये फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। इससे सेकंड वैल्यू से यहाँ से निकलता है। देखते हैं, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, बस याद रखना। मोमेंटम मैंने बता दिया। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। संवेग परिवर्तन आरोपित, ठीक है, अभी हम देखेंगे। यूनिट्स ऑफ फोर्स क्या होती है? गुरुत्वीय जो बल होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो याद रखना, एक गुरुत्वीय बल यूनिट्स ऑफ फोर्स, हाँ, 1 किलोग्राम में कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है, ये भी याद रखिएगा। अब जरा हम यही देखते हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो मोमेंटम ऑफ इट्स, हाँ, इज द फोर्स दैट कॉसेस एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू मूविंग। एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू मूव कराता रहता है बिकॉज ऑफ इट्स मास एंड स्पीड, मास और स्पीड की वजह से। मोमेंटम ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रुकी हुई वस्तुओं का मोमेंटम कैसा रहेगा? 0, क्योंकि उनमें कोई वेलोसिटी नहीं होती है। दूसरी चीज़ आप इसे ऐसा भी कह सकते हो कि मोमेंटम क्या है? मास एंड मोशन है। अच्छा, अब एक चीज़ हमने देखना है, इसी एग्जांपल जरा देखें। आ कार मूविंग ऑन ए रोड, अगर कोई कार मूव कर रही है तो सीधी सी बात, अगर वो मूविंग है तो उसमें मोमेंटम होगा। ए सॉसर बॉल गैदर्स मोमेंटम व्हेन इट इज किक्ड, सीधी सी बात है, कोई चीज़ यहाँ पर कोई बॉल रखी, आप इस पर किक करोगे वो मोमेंटम गेट कर लेगी, यानी कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोमेंटम है। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये अगर साइकिल चला रहा व्यक्ति तो मोमेंटम में है।
अगर ये गाड़ी चल रही है तो मोमेंटम में है। अब ये बताओ दो मास अलग अलग हैं तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा? तो ये सीधी सी बात है, P इक्वल टू एम इंटू वी होता है। यहाँ पे भी एम इंटू वी है। इसका मास मान लो अगर 500 है और वेलोसिटी मान लेते हैं कि इसकी 5 है, तो कितना हो जाएगा 2500, और ये kg इंटू मीटर पर सेकंड। इसका मास मान लेते हैं सिर्फ कितना था, मान लेते हैं इसका सिर्फ 300 था, इंटू 5 तो 1500 kg इंटू मीटर पर सेकंड। तो सीधी सी बात है, अगर टू बॉडीज मूविंग कर रही हैं विद वेलोसिटी v से, तो स्मॉलर मास होगा तो स्मॉलर मोमेंटम होगा, और लार्जर मास होगा तो लार्जर मोमेंटम। सीधी सी बात है। अगर ये बताओ मुझे चीज, अगर ये साइकिल चल रही है और ये चल रही है, अगर ये टकराएगा तो किसका लॉस, अगर मान लेते ये किसी व्यक्ति को हिट करता है और ये भी किसी को हिट करता है, तो हानि किस केस में ज़्यादा होगी, इस केस में या इसमें? कार वाले केस में। क्यों? क्योंकि कार के पास मोमेंटम अधिक है ना, इसी वजह से ऐसा है। और मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा? मास पे भी, वेलोसिटी पे। भाई जितना तगड़ा व्यक्ति होगा उतनी तेज़ी के साथ अगर वो टकराएगा तो उसका मोमेंट इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, या फिर वेलोसिटी बहुत तेज़ होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं उस पर शीशा पे, जब वो क्या जो गोली होती है, जो शॉट्स हम लेते हैं, जब वो मारते हैं कभी भी बंदूक से शॉट्स मारते हैं शीशा पे, तो क्या होता है कि इसका मास बहुत कम होता है, वेलोसिटी बहुत अधिक होती है गोली की, इस वजह से ये पेनिट्रेट कर जाती है। और अगर यही कंडीशन हो जाए कि ये बहुत छोटा और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, मान लो बहुत बड़ी दीवार है और इसका मोमेंटम बहुत हाई है, तो ये भी पेनिट्रेट कर सकती है इसको। और एग्जाम्पल देखते हैं मोमेंटम की। अ ट्रक फुल ऑफ गुड्स हैज़ ए लार्ज मास, सो इट इज़ मस्ट स्लो डाउन बिफोर ए स्टॉप लाइट बिकॉज इट है। सीधी सी बात ये कि मान लेते हैं कि अगर एक बहुत बड़ा सा ट्रक है और ये रेड लाइट चल रही है, तो उसको ब्रेक यहाँ पे मारने पड़ेंगे, तब जाकर वो यहाँ पर रुकेगा, है ना। अगर ये चल रहा है तो उसको ब्रेक यहाँ पर मारने पड़ेंगे, और अगर ये जाते जाते रेड लाइट एरिया इस पर ही ब्रेक मारेगा तो ये तो पार कर देगा, क्योंकि मोमेंटम उसका ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके पास मास कैसा है, लार्ज है। उसी तरीके से अ मूविंग बुलेट हैज़ ए लार्ज मोमेंटम सिंस इट हैज़ एन एक्सट्रीमली लार्ज वेलोसिटी दो इट कैरीज वेरी स्मॉल मास। भाई वो जो बुलेट है, मूविंग बुलेट है, वो क्या करती है, वो किसी को पियर्स कर जाती है, भेज देती है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी वेलोसिटी क्या है, वो बहुत हाई है, लेकिन उसका मास कैसा होता है, बहुत लो होता है। ये भी मोमेंटम का उदाहरण है। ए बॉलिंग बॉल विथ लार्ज मास मूविंग वेरी स्लोली विद अ लो वेलोसिटी कैन हैव द सेम मोमेंटम एज द बेस बॉल विद द स्मॉल मास विच इज थ्रोन फास्ट एंड हैज। सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि दो बॉल हैं, एक छोटी बॉल एक बड़ी बॉल है। मान लेते हैं कि ये इसका मास तो कम होगा, तो इसका मास कम मान लेते हैं, इसका मास अधिक है। लेकिन अगर आप इसकी वेलोसिटी 4 कर दें, इस पर वेलोसिटी इसकी बढ़ा दे रहे हैं हमने, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ा दिया, और इसकी वेलोसिटी हम कम रखें, तो ये बताओ ये दोनों 20 हो जाएगा, ये भी 20, तो दोनों का मोमेंटम बड़ा है। सीधी सी बात है कि अगर मास छोटा है तो हम उसकी वेलोसिटी बढ़ाएंगे, तब बराबर मोमेंटम आएगा। और अगर कोई मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम कर दो, तो भी मोमेंटम उतनी मेंटेन करके रखेंगे, है ना, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, M इंटू V होता है, इस वजह से ऐसा है। चलिए ये चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, आवेग की, इम्पल्स। अब इम्पल्स में ज़रा समझना, मैं आपको ये समझा रहा हूँ इम्पल्स क्या है। इम्पल्स आप यहाँ पे ज़रा देखना, ये गाड़ी चल के जा रही है मान लेते हैं, तो सीधी सी बात ये कि इसमें कुछ ना कुछ स्पीड होगी, दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ मोमेंटम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो अब जब ये दोनों टकरा जाएंगी, तो अब ये बताइए मोमेंटम चल रहा था, यहाँ भी मोमेंटम चल रहा था, जब टकराने के बाद इस मोमेंटम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? मान लेते हैं कि अभी इसके पास मोमेंटम था 50, ठीक है, इसके पास भी था मोमेंटम 50, मान लेते हैं कि इसके पास था 70, तब ये टकराएगी तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 50 और इसका मोमेंटम हो जाएगा कितना, 70। कहने का मतलब ये है कि, या फिर ये कंडीशन होता है, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी है कि मान लेते हैं कि अगर ये किसी दीवार से टकरा जाए, तो टकराने के बाद ये थोड़ी स्लो होगी, तो चेंज हुआ ना मोमेंटम में, तो चेंज इन मोमेंटम, इसी को हम इम्पल्स बोलते हैं। कहते हैं ना इम्पल्स का मतलब कितना तुरंत रिएक्शन हुआ। तो जब इसने इस दीवार पे टकराई होगी ये कार, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, वो कितने समय के लिए फोर्स लगाया है, इसी को हम बोलते हैं इम्पल्स। तो फोर्स इंटू टाइम इक्वल टू इम्पल्स, ठीक है। तो यहीं पर वो ये चीज़ यहाँ पर ऊपर बता रहे हैं कि फोर्स इतने समय के लिए लाया गया, वही इम्पल्स होता है। चेंज इन मोमेंटम ही क्या है, इम्पल्स है। देखते हैं तृतीय नियम में क्या क्या रहता है। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद का कैच करना आसान होता है। अब ऐसा क्यों है, टेनिस गेंद का कैच करना आप आसान कर पा रहे हैं और ये क्रिकेट गेंद का छोटा, क्योंकि टेनिस गेंद को अगर आप देखोगे वो थोड़ी आकार में कैसी रहेगी, बड़ी रहेगी।
क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को कैसे खींचता है पीछे की ओर, क्योंकि मान लेते हैं अगर ये हाथ है, ठीक है, और तो आप इनको और पीछे जैसे जैसे बॉल अंदर की तरफ आती जाएगी आप हाथ पीछे पीछे लेते जाए, तो जिससे कि आप अपना टाइम इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने टाइम इंक्रीज नहीं किया तो बॉल मान लो यहीं से टकरा के वापस चली जाती है। इसी वजह से टक्कर क्यों होती है लोगों की, क्योंकि टाइम कम लगता है, ठीक है ना, फोर्स अधिक होता है, टाइम कम। अगर टाइम ज़्यादा हो जाए, एकदम चीज़ें स्लो स्लो होती जाएँ, तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम मेंटेन रहेगा। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने से, पर सीमेंट से बने फर्श, तो सीधी सी बात है, जब गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरोगे तो ये थोड़ा कुशन होता है तो नीचे की तरफ मूव करता है, जबकि सीमेंट एकदम यहीं पे ऐसा स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। तो आप गिरे तो आपका जो टाइम हुआ ना, इम्पैक्ट का टाइमिंग है वो कम है, इस वजह से चोट लगेगी। और जब इस कंडीशन में आप गिरोगे यहाँ पर गद्दा पे, तो इम्पैक्ट का टाइमिंग ज़्यादा हो जाता है। गद्दा जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, गद्दा भी नीचे की तरफ आकार लेता चला जाता है। गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं, ये भी उसी की वजह से। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटों की पट्टी स्लैब छोड़ना, क्योंकि जैसे ही वो ईंट पे हाथ मारता है तो जो टाइम होता है बहुत कम होता है, बहुत स्पीड में मारता है, वेलोसिटी बहुत हाई होती है, दैट मीन्स इसका मोमेंटम बहुत हाई होता है। ऊंची कूद यानी कि हाई जंप एवं लंबी कूद लॉन्ग जंप के लिए मैदान की मिट्टी खोदकर हल्का कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी को चोट ना लगे। ये सब किसके उदाहरण है, ये सब एक्चुअल में मोमेंटम और प्लस इम्पल्स के मिक्स्ड एग्जाम्पल है। थर्ड लॉ ये कहता है कि मान लेते हैं कि अगर दो चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे समझ रहे हैं थर्ड लॉ को, अगर वो कह रहे हैं कि दो चीज़ें हैं तो आपस में ये क्या लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं। अगर ये दोनों, इसके पास 50 न्यूटन का फोर्स है, इसके पास 30 न्यूटन का फोर्स है, तो ये जो है ना इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, तो इसका फोर्स कितना हो गया, 50 न्यूटन। और ये जो गाड़ी है इस पर लगाएगी फोर्स, तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही वस्तुएं विपरीत फोर्सेस लगाती हैं। अब जिसके पास जितनी पावर है वो उतना फोर्स लगा पाएगी। तो कहने का मतलब मुझे बताओ, ये दोनों चीज़ें अगर चल रही थी तो इनके पास कितना मोमेंटम था, 50 का, इसके पास कितना था, 30 का। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसके पास मोमेंटम है 50 का, इसके पास मोमेंटम है 30 का। इसने इस पर फोर्स लगाया तो कितने का लगाएगी, जितना इसके पास फोर्स है तो ये तो 50 का लगा देगी, और ये इसके ऊपर कितना लगाएगी, 30 का। तो कहने का मतलब ये है 50 और 30, पहले भी मोमेंटम कितना था, 50 प्लस 30 इक्वल टू कितना था, 80 था, और अब भी कितना है, 30 प्लस 50, अब भी कितना है, 80। तो ये बताओ, मोमेंटम तो सेम का सेम रहा, तो पूरे सिस्टम में मोमेंटम चेंज हुआ नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये निकलता हमारे किससे, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, कि ईच एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन। ठीक है, एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय, निकाय यानी कि सिस्टम, सिस्टम मतलब कि दो, पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता का मतलब है कि इक्वल रहेगा। अगर 10-10 दोनों में 10-10 है तो 10-10 रहेगा, 20 इसमें 10 है तो ये इसमें ट्रांसफर, इसमें कितना बल लगाएगा, ये 20 का, और ये इसमें कितना बल लगाएगा, 10 का। तो 20-10-30 पहले भी था और 20-10-30 अब भी है। तो सिस्टम की बात करेंगे तो ये इक्वल रहेगा। इसी से हमें निकल के आता है संवेग संरक्षण के नियम। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। कैसे, क्यों, रॉकेट से गैसें, भाई रॉकेट अगर मान लेते हैं ये रॉकेट है, इससे जो गैसेस निकलती हैं इस तरफ को, भाई ये ऊपर की तरफ भी इसको फोर्स लगाता है और ये नीचे की तरफ लगाता है ना, तो पीछे की ओर धकेलती है, जो रॉकेट के ऊपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करता है। चलिए संवेग संरक्षण के नियम को और थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। संवेग संरक्षण का नियम कभी भी ओपन सिस्टम में नहीं लगेगा। अगर इनके बीच में गैप है तो भाई सीधी सी बात है, संरक्षण की बात ही नहीं होगी। हमेशा क्लोज सिस्टम यानी कि आपस में टकरानी चाहिए। द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाइज टू अ क्लोज सिस्टम नॉट एन ओपन सिस्टम में नहीं लगेगा। उसी तरीके से बॉल, अगर दो बॉल टकराएंगी, दो बड़ी बॉल है, तो भाई इसका अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा, इस सीधी सी बात है भाई, इसका मास अगर ज़्यादा है तो इसके पास मोमेंटम अधिक होगा। मान लेते हैं इसके पास मोमेंटम 100 का है, इसके पास सिर्फ 50 का है, तो ये इसको कितना ट्रांसफर करेगा, 100 कर देगा। इस पर ये बॉल, इस बॉल पे कितना लगाएगा न्यूटन फोर्स, 100, और ये इस पर कितना लगा पाएगी, 50 लगा पाएगी। तो ये बताइए, पहले भी 100 + 50 150 था, अब भी 100 + 50 150 है, तो मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम इक्वल रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बस थी। अब जरा एग्जांपल देख लेते हैं। जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टकराकर, ये अभी बताया एग्जांपल, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है। सीधी सी बात है, जब व्यक्ति बंदूक से व्यक्ति है तब वो गोली चला रहा है तो गोली आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन झटका इसकी बंदूक पीछे की तरफ मारती है। ठीक है, क्योंकि गोली का मोमेंटम ज़्यादा होता है, इस वजह से तेज़ी के साथ, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो तेज़ी के साथ मोमेंटम बनाती है, जबकि गन के पास वेलोसिटी होती नहीं तो हल्का ही धक्का लगता है। इसका थर्ड का उदाहरण है। एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है। रॉकेट प्रोपल्सन की न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। कई बार पूछते हैं कि न्यूटन का किस नियम से संवेग संरक्षण का नियम हम निकालते हैं, तो तीसरे से। संवेग तो हम निकालते हैं दूसरे से,
याद रखना, जो हम मोमेंटम निकालते हैं वो निकालते हैं सेकंड लॉ से, लेकिन संरक्षण की बात करी जाएगा तो ये थर्ड लॉ से निकलता है। फोर्स क्या है, 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी क्या है, यदि भाई बात ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपस में, अगर मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है और ये बॉल गिर रही है, तो बॉल भी पृथ्वी पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है और ये भी पृथ्वी भी बॉल पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि अधिक होता है इस वजह से बॉल नीचे आ जाती है। ठीक है, और अगर यही कंडीशन होती है सन में और उसमें अर्थ में, अर्थ का सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा, इस वजह से सन पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है, तो ये बिल्कुल अपनी तरफ खींचना ले, इसी को मेंटेन करने के लिए अर्थ इसका क्या करती है, चेक कर देती है। तो जिसके पास फोर्स ज़्यादा है वो चीज़ बनी रहेगी, और दूसरी जिसके पास फोर्स कम है वो उसकी तरफ खींचती चली जाती है। यही है ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स। यदि 1 किलोग्राम के 2 पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य 6.67 × 10⁻11 न्यूटन का बल लगेगा। 1 मीटर यहाँ पे रखे हैं तो इनके बीच में, कहने का मतलब है जो जी है, जी कब लगेगा, कम से कम उनके बीच में 1 मीटर पे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन होना चाहिए। यह बल बहुत ही कम है, इसका कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता है। हालांकि वो चीज़ें रखी तो हैं, आपस में बल लगा भी रही हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते हैं, अभी बताया है। विद्युत चुंबकीय बल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से होता है। चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स होता है। इसके अलावा हम देखेंगे किसी रस्सी में तनाव, टेंशन, दो गतिमान सतह के मध्य घर्षण, फ्रिक्शन, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, और पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन आदि सभी विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल कौन कौन से, जरा देखना। किसी रस्सी में जो तनाव है, अगर वो तनाव है तो उसमें सीधी सी बात है टेंशन पैदा हो रही है, टेंशन पैदा हो रही है तो उसमें क्या है, ये चुंबकीय है। टेंशन का मतलब है कोई चीज़ एक अपनी तरफ खींच रही है, इसको कोई चीज़ अपनी तरफ खींच रही है, तो जैसे ही आप खींच रहे हैं तो चुंबकीय बल हो गया कि नहीं हो गया। फ्रिक्शन में भी वही होता है, फ्रिक्शन में दो चीज़ें आपस में रगड़ती हैं तो भी ये कैसा है, विद्युत चुंबकीय बल है। उसी तरीके से जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, आपस में कॉन्टैक्ट हो रहा है तो चुंबक में कॉन्टैक्ट होता है, चुंबकीय बल है। सरफेस टेंशन भी चुंबकीय बल के रूप में उदाहरण में काम आता है। तो ये सब किस प्रकार के उदाहरण है, चुंबकीय बल के उदाहरण है। अच्छा, अब आता है ये दुर्बल फोर्स। भी फोर्स तो ठीक है, हमने देख लिया है, और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा प्रबल फोर्स। ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इस बल का आकर्षण प्रभाव विद्युत बल के प्रतिकर्षण प्रभाव से बहुत अधिक होता है। यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, ये स्वतंत्र होता है। और इसका जो परास है, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना है तो दो ऑब्जेक्टों के बीच की दूरी 10⁻15 मीटर होनी चाहिए, तभी ये लगेगा। इम्पल्स हम बात कर चुके थे। इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। कहने का मतलब है फोर्स लग रहा है और कितने टाइम इंटरवल के लिए, उसी को इम्पल्स बोलते हैं। बल्ले द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार कर गेंद को दूर भेजना, सीधी सी बात है। ये मान लेते हैं कि ये एक बैट है ना, ये बैट है, और जब यहाँ इससे बॉल स्ट्राइक होगी तो बॉल कुछ ना कुछ फोर्स, बल्ला और ये दोनों मोमेंटम में है, आपस में ये टकराएंगे तो क्या होगा, फोर्स ने एक दूसरे को फोर्स क्रिएट किया कि नहीं किया, सीधी सी बात यही तो है। और कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में आई। अगर आपको बॉल को दूर भेजना है तो फिर बल्ले का जो वेलोसिटी है वो हाई होनी चाहिए। उसी तरीके से हथौले से कील को ठोकना, क्रिकेट की गेंद को कैंच लेना, इस प्रकार की सब किसके उदाहरण है, इम्पल्स के उदाहरण है। एक निश्चित आवेग पर बल को कम करने के लिए समय को बढ़ाया जाता है। सीधी सी बात है, अगर आपको आवेग को कम करना है, क्योंकि P= क्या होता है, M×V होता है। अगर सॉरी, ये इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है ना। अब अगर आपको क्या कह रहे हैं ये, कि कम करने के लिए निश्चित आवेग पर बल को अगर हमें कम करना है, फोर्स लगाना है, तो सीधी बात टाइम को तो कम करना पड़ेगा ना। अब कोई भी फोर्स है, ताकत आप किसी चीज़ में ज़्यादा समय तक लगाते रहोगे तो वो ज़्यादा पावर लगेगा ना। अगर कम ताकत आपके पास उतनी है, मान लो तो 50 न्यूटन की ताकत है, लेकिन आप सोचते हैं कि इसमें हम कम ताकत लगाएं, तो कम समय तक उसमें काम करिए, कम ताकत लगाइए, ठीक है, यानी कि टाइम कम कर दीजिए। इसके अलावा है, हाँ, कम करने के लिए समय बढ़ाया जाता है। जैसे क्रिकेट की गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि टाइमिंग बढ़ जाए, और टाइमिंग बढ़ेगा तो ईजिली वो कैच कर पाता है, जिससे कि भाई अधिक समय तक बल लगा सके, ठीक है। इसके बाद आता है बैलेंस्ड फोर्स। किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हो तो उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है। मान लो एक पिंड है, एक कोई इस तरफ को खींच रहा है, एक इस तरफ को खींच रहा है, एक इस तरफ को, तो मान लेते हैं कि अगर एक पिंड को चार लोग चार तरफ से खींच रहे हैं तो पिंड अपने आप में स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, एंटी फोर्सेस लग रही हैं तो ये स्टेबल है। असंतुलित बल क्या होता है, अनबैलेंस्ड होता है, कि भाई इस साइड से 50 न्यूटन बल लग रहा है, इस साइड से 60 लग रहा है, इस साइड से 70, इस साइड से 80, तो 80 तरफ वाला अपनी तरफ खींचेगा तो इसको अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया।
फ्रिक्शनल फोर्स हम जानते हैं दो सतहों के मध्य में लगने वाला फोर्स है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और होता है रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कि दो चीज़ें आपस में सतह में बल तो लग रहा है लेकिन ये दोनों चीज़ें ही स्टेबल हैं तब भी। स्लाइडिंग फोर्स का मतलब है जब बल लगेगा तो चीज़ें आपस में क्या होती है, स्लाइड होने लग गई, यानी कि खिसक रही हैं। और रोलिंग फोर्स ये होता है कि जब मतलब यहाँ पे चीज़ अब रोल होने लग गई यानी कि लुढ़कने लग गई। तो सबसे हाई फोर्स कब लग रहा होगा फ्रिक्शन का, यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें स्टेबल ही हैं। सबसे कम फोर्स कहाँ पे, इसके बाद उसके बाद कम लग रहा होगा यहाँ पे रोलिंग, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, तभी चीज़ें कैसी होने लग गई, फ्रिक्शन करने लग गई हैं। इसी को हम लौटनिक, यानी कि लौटनिक का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। जैसे एक्वाटिक वाटर सिस्टम का में लौटनिक जो पानी होता है ना, जैसे जल में कैसा होता है वाटर का फॉर्म, लौटनिक वाटर होता है। घर्षण बल की विशेषताएं क्या है, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल इनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि वो कितने बड़े एरिया पे लग रहा है, यानी कि क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। भाई अगर मान लेते हैं कोई इतनी सी बड़ी दो, मतलब मान लेते हैं स्लैब्स हैं पत्थरों की, और दो स्लैब्स इतनी छोटी सी हैं, तो घर्षण बल तो उनके बीच में लगेगा ही ना, उतना ही लग रहा है। तो ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। लौटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्टैटिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। लौटनिक का मतलब अगर कोई चीज़ मूव करने लगी तो उसमें घर्षण कम ही तो लग रहा होगा, और अगर दोनों सरफेसेस में ये चीज़ अपने आपस में टिकी हुई है, यहीं पर एकदम स्टॉपेज है, तो इसमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है। कोई चीज़ अगर लुढ़कने लग गई तो घर्षण कहाँ हो रहा है, कम ही होगा। इसी वजह से इनको बचाने के लिए मशीन्स में लुब्रिकेट और बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठोस सतहों के मध्य घर्षण बल सबसे अधिक होगा, सीधी सी बात है, जब दो चीज़ें ठोस है तो इनमें घर्षण बल अधिक होगा। तरल में और भी कम होगा, लिक्विड में और भी कम होगा, और गैस में ये और भी कम होता है। घर्षण बल के लाभ क्या है, घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है तथा चल पाता है। घर्षण बल ना हो तो केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर हम फिसल जाएंगे। यदि सड़कों पर घर्षण ना हो तो पहिए भी फिसलने लगते हैं। यदि पट्टे तथा पुली के बीच घर्षण ना हो तो पट्टा मोटर के पहिए नहीं घुमा सकता, सीधी सी बात है। तो पट्टा जो व्हील होता है ये चिकना हो जाता है, तो ये पहिया बार बार बाहर फेंकने लग जाता है। घर्षण बल से हानियाँ, मशीनों के घर्षण के कारण, मशीनियों में घर्षण के कारण क्या होता है, मशीनों में ये उनका जो नंग पुर्जे होते हैं ज़्यादातर घिसते हैं, टूटा फटी भी अधिक होती है। मशीनों के पुर्जों के बीच अत्यधिक घर्षण से काफ़ी ऊष्मा भी पैदा होती है और मशीन को क्षति पहुंचाती है। सेंट्रीपिटल यानी कि अपकेंद्रीय, जो केंद्र की ओर बल लगता है वो कौन सा बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सन के चक्कर जो पूरा घुमाती पृथ्वी लगाती है, यहाँ पर जो सन है इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कौन सा फोर्स लगाया है, ये ग्रेविटेशन फोर्स लगाया है, तो ये इसके चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स किस तरीके से काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरीके से। सेंट्रीपिटल मतलब अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, किसी ना किसी अदर फोर्स से ही ये ड्राइव होता है। उदाहरण क्या है, जब एक पत्थर के टुकड़े को किसी डोरी से, सीधी सी बात ये है कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आपने एक डोरी से एक पत्थर आप यहाँ पे ऐसे घुमाइए, स्टार्ट करिए घुमाना। अब ये स्टार्ट क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो लग रहा है इसको, ये कौन सा लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है। और टेंशन एक तरीके का कैसा फोर्स होता है, ये एक तरीके से जैसे आपने ये आपकी रस्सी है, यहाँ से आप घुमा रहे हैं चारों तरफ पे आपने एक ऐसा सर्किल बना रखा है, राइट। अब ये क्यों घुमा पा रहे हैं, क्योंकि इसमें है टेंशन, क्योंकि इसमें दोनों में स्ट्रेन पैदा हो रहा है। और टेंशन एक तरीके का कैसा बल है, एक तरीके से मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक बल है। इस वजह से ये यहाँ पर घूम रहा है, तो ये अंदर की तरफ घूम रहा है कि नहीं, इसी वजह से इसको हमने कह दिया सेंट्रीपिटल। लेकिन एक्चुअल में मैंने क्या बोला था कि सेंट्रीपिटल अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, दूसरा फोर्स। तो यहाँ पर एक्चुअल में कौन सा फोर्स है, टेंशन की वजह से ये अभी केंद्र की ओर है, यही उदाहरण मैंने दिया। दूसरा है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। अब सीधी सी बात ही, जैसे ये सन है और ये अर्थ है, अब क्या है, ये अर्थ घूमता है इसके चारों ओर, ये सुन लो, लेकिन ये सन इस पर क्या अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस वजह से ये इसकी तरफ को क्या हुआ है, एकदम पकड़े हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे ये घूम रहा है। तो यहाँ पर सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप हो रहा है। सेम कंडीशन अर्थ है और यहाँ पर मान लेते हैं मून है, तो ये मून चक्कर लगाएगा किसका, इस तरीके से अर्थ का चक्कर लगाएगा। तो अर्थ बड़ा ऑब्जेक्ट है, अर्थ का मास अधिक है, तो ग्रेविटी इसके पास अधिक होगी कि नहीं होगी, अर्थ के पास। इसी वजह से यहाँ पर ग्रेविटी लगा रहा, अर्थ ग्रेविटी लगा रहा है किसके ऊपर, मून के ऊपर, इसी वजह से मून इसका चक्कर लगा पा रहा। तो यही चीज़ उन्होंने दो एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझाया हुआ है। चलिए आगे देखेंगे, तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहियों व सड़कों के मध्य लगने वाला घर्षण बल आवश्यक केंद्रीय बल है। सीधी सी बात है, कभी कभार आपने देखो कि जो रोड्स होती हैं या फिर रेल्स होती हैं ऐसे थोड़े से कर्व टाइप के होते हैं, तो जब आप यहाँ से मूव कर रहे हो, किसी अपने वाहन से मूव कर रहे हो, तो अंदर की तरफ झुकते हैं, वही है। कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल, स्कूटर के पहियों द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पष्ट टेंजेंट दिशा में फेंक दिए जाते हैं। पहिया, अब आप इमेजिन करो कि बताइए, पहिया जैसे आप चल रहे हैं तो कीचड़ फेंक दिया जाता है ना पीछे की तरफ को, इसी को बोल रहा है। यही कारण है कि इनमें पहियों पर मडगार्ड लगाया जाता है।
इलेक्ट्रॉन का नाभिक वो चारों ओर घूमता है, वो भी एक तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जब हम पत्थर की डोरी, ये हो चुका है, मौत के कुएं में भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम लगता है। चलिए ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल क्या है? सेंट्रीपिटल था केंद्र के बाहर, और अब ये होता है केंद्र के बाहर की ओर। अगर ये घूरा है तो ये बल लग रहा है बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। मोड़ पर कार जो टर्न लेती है, तो जब हमें क्या लगता है कि हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से हम अपने आप को बाहर की तरफ पुश कर रहे होते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। मेरी वो ग्राउंड यानी कि जो झूला होता है गोल गोल घूमने वाला, उसमें भी यही हाल होता है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? क्रीम निकालने की मशीन में, ड्राई क्लीनर में, अपकेंद्रीय शोषक सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर में, और अपकेंद्रीय पंपिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप में। बात करेंगे हम टॉर्क की, मोमेंटम ऑफ फोर्स। सीधी सी बात यह है, हमें जो सेंटर होता है, जो मतलब मास होता है, मास का सेंटर हमें पता होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि बल को अक्ष से अधिक दूरी पर लगाया जाए तो उसका बल आघूर्ण अधिक होगा। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। सीधी सी बात, टॉर्क कैसी राशि है? सदिश राशि है। मान लेते हैं कि एक ये दरवाज़ा है। अब ये बताइए कुंडी आप कहाँ लगाते हैं? कुंडी हम जनरली कहाँ लगाते हैं? यहाँ लगा देंगे अगर कुंडी, तो आप इसको आप जब यहाँ से हैंडल से पकड़ के खोलेंगे, ओपन करेंगे, पुश करेंगे, तो क्या होगा? ज़्यादातर प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब यहाँ पर लगाएंगे अगर हम, तो इतना पूरा एरिया आप इसी से ढो रहे हो। इस वजह से हम हमेशा सेंटर पे रखना होता है। इसी को हम बोलते हैं मोमेंटम ऑफ फोर्स। तो क्या कह रहे हैं कि अक्ष से अधिक दूरी पर लगाया जाना चाहिए तो उसका बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क ज़्यादा लगता है। तो टॉर्क जितना अधिक होगा उतना काम कैसा होगा? ईजी हो जाता है। बस इतना याद रखिएगा। बल आघूर्ण के अन्य उदाहरण कौन से हैं? घरों में गेहूँ पीसने की जो चक्की होती है, उसका हत्था कील से दूर लगाया जाता है। जितना, अगर मान लेते हैं कि ये कील है तो उसका हत्था दूर लगाते हैं। भाई यहाँ पे भी तो लगा सकते हैं हत्था, लेकिन एकदम कोने की तरफ लगाते हैं, क्योंकि जितना दूर हम अक्ष से, अब यहाँ पर अक्ष क्या है, एक्सेस क्या है, ये है कील। तो कील से जितना दूरी, अक्ष से जितना दूर लगाएंगे तो टॉर्क कितना लगेगा? अधिक लगेगा। और टॉर्क अधिक लगेगा तो काम ईजी होगा। उसी तरीके से कुम्हार की चाक की घुमाने की लकड़ी होती है, उसमें भी यही हाल है। उसमें फंसाने का गड्ढा चाक की पर्जी के पास बनाया जाता है। और पानी निकालने वाला हैंडपम्प भी बताइए, इसका जितना लंबा हैंडल होता है उतना ही काम तो आसान हो जाता है। तो ये सब टॉर्क के उदाहरण थे। इसके अलावा बल युग्म, भाई दो बल लगे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। जैसे कि आप ढक्कन खोलते हैं, पानी का नल खोलते हैं, तो क्या होता है? पानी का नल में अपोजिट डायरेक्शन में बल लगते हैं। पेन और जबात का ढक्कन खोलना, उसमें भी अपोजिट। तो युग्म, युग्म का मतलब है अपोजिट लगे नहीं। युग्म मतलब दो बल लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग घुमाना, ये भी उसी का उदाहरण है। चाबी वाली घड़ी को चाबी देना, उसका उदाहरण है। और इसके अलावा ताला को चाबी से खोलना, ये भी उसी का उदाहरण है। इसमें द्रव्यमान केंद्र का त्वरण नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण नहीं होता है। सिंपल मशीन्स की बात करें, 3 प्रकार की सिंपल मशीन हम देखते हैं, ठीक है ना। यानी कि लीवर है, सीधी सी बात ये है। देखो, तो 3 लीवर क्लास है। अब इनके बस आप एग्जाम्पल से याद कर लेते हैं। पहली क्लास में कैंची, दूसरी क्लास का है सरौता, और तीसरा है चिमटा। ये 3 याद रखो आप, कैंची, सरौता, चिमटा। कैंची, सरौता, चिमटा। और अगर आप भूल जाए SNT, SNT याद रख सकते हैं। S से सीजर, N से नटक्रैकर, T से टॉर्क। अब इसी के हिसाब से हम इनका फलक्रम यानी कि मशीन बना सकते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कैंची, तो ये बताइए कैंची ये है ना, ये कैंची है, तो कैंची में फलक्रम कहाँ पे हुआ? बीच में हुआ। एफर्ट्स आप कहाँ पे लगाते? कोने की तरफ लगाते। और लोड कहाँ पे होता? दूसरे एंड पे, ठीक है। तो फलक्रम यहाँ पर बीच में होता है, एक तरफ एफर्ट होता है, एक तरफ लोड होता है। कैंची से हमें याद हो जाएगा। अब जूस निकालने वाली मशीन हम निकाल लो, जो सरौता जिसको बोलते हैं, नींबू वाली, तो ये बताइए ये है नींबू वाली, या जिसको नट क्रैकर बोलते हैं। अब ये बताओ आपका फलक्रम कहाँ पे है? ये है फलक्रम, ठीक है। आपका लोड कहाँ पर है? ये है बीच में लोड। और एफर्ट्स कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पर। तो जैसे आपको नट क्रैकर आएगा तो याद हो जाएगा कि फलक्रम कोने पे होता है, लोड बीच में लगता है, सुपारी बीच में रखी जाती है, और यहाँ पर एफर्ट्स लगाते हैं। तो देख लो दूसरी मशीन में क्या कह रहे हैं, फलक्रम कोने पे है, लोड बीच में रखा जा रहा है, और एफर्ट्स लास्ट में लगाए जा रहे हैं। और तीसरा हमें पता क्या है, चिमटा होता है। तो अभी बताइए चिमटा क्या होता है? चिमटा में एक तरफ कोने तरफ क्या होगा? चिमटा में कोने तरफ फलक्रम होता है, और बीच से पकड़ते हैं हम लोग। जैसे ये चिमटा हो मान ले, तो इसमें बीच से पकड़ के रोटी खाई जाती है। और यहाँ पर क्या होता है? ये लोड होता है, यानी कि यहाँ पर चिमटा क्या होता है? बंद होता है। तो ये तीसरा उदाहरण है। इसी वजह से SNT याद रखिएगा, SNT से ये तीसरा उदाहरण है। अब जरा एक एक करके और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि कैंची है, वैसी प्लास है, वैसी सिडासी उखाड़ने की मशीन। साइकिल के ब्रेक भी वैसे ही काम करते हैं। पूछ लेंगे किस मशीन के आधार पर काम करते हैं? डंडी, तराजू, है ना, तराजू। तो एक एक एग्जाम्पल याद रहेगा और हमें याद रहेगा। उसी तरीके से नट क्रैकर जैसे होता है, वैसे नींबू निचोड़ने की मशीन देखी है, तम्बाकू काटने वाली मशीन, व्हील भी तो वैसे ही है। ये देख लो व्हील, ये देख ली,
पहिया आगे की तरफ चल रहा है, लोड आपने बीच में रखा है, इफर्ट आप यहाँ से दे रहे हैं, इसी यहाँ से धक्का दे रहे हैं ना, यहाँ से पकड़ के तो आगे की तरफ चल रहा है। हाँ, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा, वो भी उसी का उदाहरण है, कौन सा, दूसरा वाला। उसी तरीके से चिमटा, मनुष्य का हाथ और किसान का हल, थर्ड मशीन के एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब जरा हम देखते हैं कि किसका गुरुत्व केंद्र कहाँ के होता है। जो यूनिफॉर्म बार होता है उसका तो एकदम, जैसे अगर कोई लंबी है तो इसका बीच में होगा। त्रिज्यापोकाट यानी कि जो ठोस ट्रायंगुलर होता है, जहाँ पर इनकी टेंजेंट रेखाएं काटती हैं इस एरिया में, बीच में जहाँ पे काटेंगी वो होगा। वर्गाकार का कहाँ पे होगा, जहाँ पे इनके जो विकर्ण होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, वो काटते हैं। उसी तरीके से गुरुत्व का केंद्र कहाँ पे होगा, यहाँ पे इसके सेंटर पे होगा। शंक्वाकार यानी कि जो कौन सॉलिड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिड की बात करेंगे तो ये मान लेते हैं कि ये कोन है ना। अगर ये कोन मान लेते हैं तो इसकी 1/4 जो ऊंचाई होती है यहाँ पर लगभग, यहाँ पे सेंटर होता है, ठीक है। और जो हॉलो होता है उसकी 1/3 ऊंचाई की दूरी पर सेंटर। समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के लगभग वही डायमेंशंस यहाँ पर होगा, और ठोस गोला होगा वो केंद्र में होगा। तो हॉलो कोन और कोनिक सॉलिड और हॉलो कोन में याद रखना, जो सॉलिड है वो 4 है, और जो कोन रहेगा, जो हॉलो है, उसका 1.3 ऊंचाई तक रहेगा। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं अब तक। और ये ज़्यादा देख लेते हैं कि स्थायी संतुलन की शर्तें क्या है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा होना चाहिए, जितना ऊंचा होता जाएगा ग्रेविटी उतनी मतलब डिसबैलेंस होती जाएगी, ठीक है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो होता है जितना नीचा हो उतना बेहतर है। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से होकर गुजरनी चाहिए, उसके आधार से होकर गुजरनी चाहिए, तभी बैलेंस मेंटेन रहता है। इसी वजह से पहाड़ पर चढ़ते समय अथवा अपनी पीठ पर भारी बोझ लेकर चलने वाला मनुष्य आगे की ओर बढ़ता है। और क्योंकि इस अवस्था में उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके पैरों के पास यहाँ पर किस आधार कहाँ पे बनता है, उसके पैरों के पास आधार से होकर गुजरती है। पीसा की ऐतिहासिक जो मीनार है तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से होकर गुजरती है। मुख्य चीज़ है आधार से होकर गुजरनी चाहिए।